हाय एवरीवन, आज हम लोग जो रिमेनिंग पार्ट्स है द एज ऑफ रिवॉल्यूशन उसका पॉइंट हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, जहां तक जो था पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का फ्रेंच रिवॉल्यूशन का हो रहा है, इसमें हम लोग आते हैं इंपैक्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन में। अब इंपैक्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन को पढ़ने से पहले आप लोग जो अभी तक चैनल सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन आएगा, उसको भी आप एक तरह से पुश करिएगा, और इसके बाद करने से क्या होगा, तो आपको सारी नोटिफिकेशन वगैरह आपको हमेशा मिलते रहेगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग इंपैक्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन में। खास करके देखिए, ये जो इंपैक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन हुआ था वो इन फ्रांस, मतलब फ्रांस के अंदर में भी हुआ था, और आउटसाइड फ्रांस, मतलब फ्रांस के बाहर भी हुआ था। तो आज जो हम लोग पॉइंट अभी पढ़ने जा रहे हैं वो इन फ्रांस में है कि आखिर किस तरह से जो इंपैक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन था वो क्या था। तो रिवॉल्यूशन लेड टू बी द डिस्ट्रक्शंस ऑफ द फ्यूडलिज्म एंड ग्रोथ ऑफ अ न्यू इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कैपिटलिज्म। कहते हैं कि उस समय में जब रिवॉल्यूशन एक तरह से स्टार्ट हुई थी, तो ये पूरा का पूरा डिस्ट्रक्शन जो था वो फ्यूडलिज्म को करके रख दिया था, मतलब फ्यूडलिज्म को एक तरह से पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया था, और एक नया सा जो इकोनॉमिक सिस्टम था ना, कैपिटलिज्म जिसको हम लोग कहते हैं, उसको एक तरह से इन्होंने क्या किया, तो ग्रोथ किया था। फ्रांस बिकेम अ रिपब्लिक। कहते हैं कि उस समय में फ्रांस जो था वो एक तरह से रिपब्लिक हो चुका था। एंड द सिटीजन्स गॉट बेसिक ह्यूमन राइट्स, और इतना ही नहीं, सिटीजन्स को एक तरह से बेसिक जो ह्यूमन राइट्स होता है ना, वो भी मिल चुका था। नाउ दे कुड नाउ वोट एंड इलेक्ट देयर द रिप्रेजेंटेटिव। और इसके बाद में उन लोगों के पास में इतना अधिकार दे दिया गया था कि वो लोग वोट भी कर सकते थे और अपने रिप्रेजेंटेटिव को भी वो लोग इलेक्ट कर सकते थे। जैसे अभी हम लोग के कंट्री में होता है ना कि हम लोग वोट वगैरह देते हैं, और जो अपना पसंद जो होता है लीडर, उसको ही वोट देते, तो उसको चूज करते हैं, तो वो हमारे लिए काम करता है या नहीं है। तो उसी तरह से उस समय में फ्रांस में जो था ना, ये सिस्टम जो था वो लगभग स्टार्ट हो चुका था। ये फ्रांस के भीतर की बात थी। लेकिन वही अगर हम लोग आते हैं आउटसाइड फ्रांस, मतलब क्या, फ्रांस के बाहर की अगर घटना के बारे में देखिए, आउटसाइड फ्रांस, तो वो घटना क्या था, ये सब भी देखने वाली ये पॉइंट है। ये तो मैंने इन फ्रांस का बताया। अब आउटसाइड फ्रांस में आते हैं। आउटसाइड फ्रांस में क्या था कि द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ द नेशनलिज्म। कहते हैं कि उस समय में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था ना, एक तरह से पॉपुलराइज होते जा रहा था आइडिया ऑफ द नेशनलिज्म को लेकर के। पीपल बिगेन टू बी द आइडेंटिफाई देमसेल्फ विथ अ पार्टिकुलर नेशन। और इतना ही नहीं, जो पीपल थे वो एक तरह से आइडेंटिफाई होने लगे, अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगे। किस बात के लिए, विथ अ पार्टिकुलर नेशन के लिए, मतलब वो एक पार्टिकुलर नेशन के रहने वाले हैं, ये सोच उन लोगों में आने लगी। मेनी कंट्रीज ऑफ द यूरोप which were the divided into, कहते हैं कि उस समय में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज वगैरह जो थे ना यूरोप में, वो सब डिवाइड हो गए into a number of the small region, number of small region में, and किसके लिए, try to unite and form the nation state। और एक तरह से लोग कोशिश करने लगे कि ये लोग क्या करेंगे, अपने आप को एक तरह से यूनाइट रखेंगे और उसी तरह से फॉर्म करेंगे अपने नेशन को, मतलब एक तरह से नेशन स्टेट को उसी तरह से बनाएंगे। अब ये जो बात आती है नेशन स्टेट, इसका मतलब क्या होता है, ये चीज हम लोग के लिए जानना जरूरी है। अब ये नेशन स्टेट क्या था, नेशन स्टेट के बारे में हम लोग समझते हैं, ध्यान से समझना है कि अ फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन विच अ ग्रुप ऑफ पीपल शेयर द सेम हिस्ट्री, ट्रेडिशंस और द लैंग्वेज एंड लिव्स इन अ पार्टिकुलर एरिया अंडर वन गवर्नमेंट। अब समझ में आएगी बात, ये एक तरह से फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां पर में ग्रुप ऑफ पीपल क्या होता है ना, वो लोग अपना शेयर करते हैं सेम हिस्ट्री, उनका हिस्ट्री जो होगा वो सेम शेयर करेंगे, अपने ट्रेडिशन को मतलब शेयर करेंगे, अपने लैंग्वेज को शेयर करेंगे, और इतना ही नहीं, ये लोग एक पार्टिकुलर एरिया में रहेंगे जहां एक ही गवर्नमेंट जो होता है ना वो काम करता है। तो इस तरह से इसका मतलब हम लोग नेशन स्टेट के रूप में जानते हैं। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा नेशन स्टेट के बारे में। नाउ द आइडिया ऑफ द फ्रीडम, इक्वलिटी एंड द जस्टिस इंस्पायर्ड द पीपल इन ऑल ओवर द वर्ल्ड टू फाइट फॉर देयर राइट। अब जो वहां पर मैं आइडिया था एक तरह से किस बात के लिए, तो फ्रीडम के लिए,
इक्वलिटी के लिए और जस्टिस के लिए ये एक तरह से पीपल को ना इंस्पायर कर रहा था। पूरे के पूरे हम लोग कहते हैं ना वर्ल्ड के अंदर में एक तरह से फाइट चल रही थी सब चीज के लिए कि उस पीपल का अपना राइट क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में, द पोस्ट रिवॉल्यूशन पीरियड। जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ने अब जो पढ़ना हमें वो क्या था, द पोस्ट, हमने क्या कहा, द पोस्ट रिवॉल्यूशन पीरियड। ये अब हम लोग के पास में एक नया पॉइंट आ रहा है। अब हम लोग आते हैं इसी में, ओके। जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास में द पोस्ट रिवॉल्यूशन पीरियड में। अब सुनिए इसमें क्या कहा गया कि द रिवॉल्यूशनरी फर्मेंट कंटिन्यूड इवन आफ्टर द रिवॉल्यूशन। कहते हैं कि ये जो रिवॉल्यूशनरी जो फर्मेंट था ना वो कंटिन्यूड आपका चलते रहा आफ्टर रिवॉल्यूशन में भी। इंग्लैंड, हॉलैंड, स्पेन, पर्सिया एंड द अदर यूरोपियन कंट्रीज feared the spread of the revolutionary ideas। ये सारे के सारे कंट्री जो था ना वो एक तरह से इस रिवॉल्यूशनरी आइडिया को लेकर के ना ये लोग एक तरह से ना मतलब घबरा चुके थे, फियर हो चुके थे। Thus from the 1792 to 1815, कहते हैं कि 1792 से लेकर के 1815 तक, मतलब 1719 से लेकर के और ये 1850 तक की बात है, 1815 तक 1815 तक क्या होता है इस बीच में जो बातें होती है कि फ्रांस वाज इन्वॉल्व इन अ सीरीज ऑफ द वॉर्स। कि फ्रांस जो रहता है ना वो सीरीज ऑफ वॉर में ना एक तरह से क्या होता है वो इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। किसके साथ में, विद दिस कंट्री, इन सारे कंट्रीज के साथ। सो दिस पुट अ स्ट्रेन ऑन द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द फ्रांस। इससे क्या होता है तो फ्रांस का जो फाइनेंशियल कंडीशन रहता है ना वो इनके ऊपर में एक चाप पड़ जाता है। एंड इट वाज अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड दैट द नेपोलियन बोनापार्टे रोज टू द पावर। और कहते हैं कि यहीं से क्या होता है ना जो नेपोलियन बोनापार्टे है ना वो नेपोलियन बोनापार्टे आपका क्या होता है एक तरह से पावर में आ जाता है, मतलब एक तरह से ये आगे बढ़ता है। अब हम लोग आते हैं इसी नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में समझते हैं। कहते हैं कि ये जो था ना एक तरह से द मोस्ट पावरफुल मैन इन द फ्रांस एट दिस टाइम वाज नेपोलियन। कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा पावरफुल मैन माना जाता था। कहां पर में, कब पर, उस समय में, खास करके फ्रांस में। नो ही बिकेम अ जनरल इन द फ्रेंच आर्मी। कहते हैं कि ये एक तरह से फ्रेंच आर्मी में ना जनरल भी रह चुके थे। एंड ही वाज द फर्स्ट कंसल, जो कि 1799 से लेकर के 1804 तक ये एक तरह से बना था। एंड that became the emperor of the France। और फिर बाद में ये फ्रांस के एम्पायर बने थे। वो कब से कब तक था तो 1804 से लेकर के ये आपका 1814 या फिर 1815 तक की बात है। यहां तक इन्होंने क्या किया तो एक तरह से रूल किया था। नाउ नेपोलियन was a very ambitious man। ये एक तरह से बड़ा ही ambitious man था। and in his desire to be the कंट्रोल द होल ऑफ द यूरोप। इनकी डिजाइन क्या थी कि पूरा का पूरा यूरोप को वो क्या करेगा एक तरह से कंट्रोल कर लेगा। एंड ही लेड द फ्रांस इनटू द न्यूमरियस वॉर। और इसके लिए उन्होंने क्या किया तो बहुत सारे लड़ाई जो था ना उस लड़ाई में फ्रांस को एक तरह से ये आगे की तरफ धकेला। नाउ सून आफ्टर द क्रोविंग हिमसेल्फ इन द एम्पायर। कहते हैं कि जब वो खुद राजा बन गया, राजगद्दी संभाल लिया, नेपोलियन डिक्लेयर्ड द वॉर ऑन द ऑस्ट्रिया एंड डिफीटेड द ऑस्ट्रियन फोर्स इन 1805। फिर इन्होंने क्या किया, नेपोलियन ने डिक्लेयर कर दिया वॉर किसके खिलाफ तो ऑस्ट्रिया के खिलाफ। और वो डिफीट भी किया ऑस्ट्रिया फोर्सेस को इन 1805 में। इन द सेम ईयर ही डिफीटेड द कंबाइंड आर्मीज ऑफ द ऑस्ट्रिया एंड द रशिया इन द बैटल ऑफ ये ऑस्ट्रेलाइट्स। कहते कि उसके बाद में सेम ईयर में इन्होंने क्या किया उस समय में तो लड़ाई फिर छिड़ी किसके साथ में तो वहां पर में एक तरह से एक कंबाइंड आर्मी हुआ करता था ऑस्ट्रिया का भी और रशिया का भी। इन दोनों के आर्मी के साथ में इन्होंने क्या किया कंबाइंड आर्मी के साथ में ये किया लड़ाई किए। कहां पर में तो बैटल ऑफ ऑस्ट्रेलिटीज में। और वहां पर में फिर उन्होंने इन 1806 फ्रांस डिफीटेड द प्रूसिया। और फिर इसके बाद में 1806 की अगर हम लोग बात करते हैं ना तो फ्रांस ने क्या किया तो एक तरह से प्रूसिया को भी डिफीट किया एंड रूटेड द रशियन आर्मी इन 1807। और ये रशियन आर्मी को एक तरह से रूटेड किया 1807 में आकर के। एंड thus a large part of the Europe came under to be the control of the France।
और अगर हम लोग बात देखते हैं तो बहुत सारा सा ऐसा पार्ट था यूरोप का जो खास करके फ्रांस के अधीन में आ चुका था, फ्रांस के अंडर में आ चुका था। नाउ नेपोलियन मिलिट्री campaigns were the fired by the one motive to displace the Britain from its privileges positioning the Europe। अब क्या बात हुई वहां पर में कि नेपोलियन का जो मिलिट्री कैंपेन्स था ना, ये लोग तो सिर्फ फायर हो चुके थे बाय वन मोटिव लेकर के। किस बात को लेकर के? तो टू डिस्प्ले द ब्रिटेन मतलब फ्रॉम इन अ प्रिविलेजेस द पोजीशन इन यूरोप, मतलब एक तरह से वो यूरोप में भी अपना पोजीशन उस तरह का लेके बनाना चाहते थे। सो सच वाज हिज कंटेम्प्ट फॉर द ब्रिटेन दैट ही कॉल्ड इट अ नेशन ऑफ शॉपकीपर। और इसी कारण से उन्होंने उस समय में एक नाम दिया था, क्या चीज? कि ब्रिटेन दैट ही कॉल्ड इट्स अ नेशन ऑफ शॉपकीपर, मतलब एक तरह से नेशन ऑफ शॉपकीपर का नाम दिया था। नाउ बाय द 1812 नेपोलियन हैड मेड द फ्रांस द पावर सेंटर ऑफ यूरोप। अब होता क्या है, 1812 तक आते आते अगर हम लोग देखें ना, तो नेपोलियन जो था ना, एक तरह से वो क्या किया था, फ्रांस को तो यूरोप का एक सेंट्रल पावर बना दिया था, यूरोप को एक तरह से पावर सेंटर बना दिया था। नो his decline began after his Russian campaign in the 1812। लेकिन कहते हैं कि 1812 के बाद में जो था ना, इनकी डिक्लाइन एक तरह से खत्म होने लगी, मतलब एक तरह से ये बर्बाद होने लगे। एंड ही मेड द मिस्टेक ऑफ द इन्वेडिंग द रशिया इन विंटर। कहते हैं कि इन्होंने जो गलती किया था, एक तरह से वो गलती क्या था कि इन्होंने एक तरह से रशिया को इन्वेड किया था इन विंटर एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज आर्मी। कहते कि इनका जो था ना आर्मी का बहुत सारा सा पार्ट, मतलब एक तरह से क्या होता है, पेरिस ड्यू टू बी द बिटर कोल्ड। और वहां पर में क्या था कि विंटर के समय में आक्रमण होने से क्या हुआ, तो इनके बहुत सारे जो आर्मी वगैरह थे ना, उस बिटर कोल्ड मतलब ठंड में जो थे ना, वो एक तरह से बर्बाद हो चुके थे, मर चुके थे। नेपोलियंस रेपुटेशंस सफर्ड अ बिग ब्लो। और नेपोलियन का जो रेपुटेशन था ना, एक तरह से इसी तरह से अब वो सफर होने लगा था। एंड द एनिमीज ऑफ द फ्रांस सॉ दिस एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू स्ट्राइक द एम्पायर। और इसी तलाश में था, जो खास करके फ्रांस का जो एनिमीज वगैरह था, दुश्मन वगैरह था, वो लोग इसी तलाश में था कि कब ऐसा पोजीशन आए फ्रांस का जो कि वो लोग एक तरह से उसके ऊपर में कैप्चर करे। तो यहां तक हम लोग ने डिस्कस किया मेजर यूरोपियन जो पावर था उस समय में, खास करके अगर हम लोग स्वीडन की बात करते हैं, ऑस्ट्रिया की बात करते हैं, पुर्सिया की बात करते हैं, प्रूसिया की, और फिर रशिया, ये जो सारे कंट्री वगैरह थे, इन्होंने क्या किया, एक तरह से अलायंस बनाया एंड डिफीटेड द फ्रांस इन द बैटल ऑफ द लिप्जिग इन द 1813। और इन्होंने क्या किया, तो बैटल ऑफ लिप्जिग में क्या किया, 1813 में ये सब मिलकर के क्या किया, तो फ्रांस को एक तरह से डिफीट किया। नाउ द एलाइड फोर्सेस ऑक्यूपाइड द पेरिस इन 1814। फिर इन लोगों ने क्या किया, पेरिस को भी ऑक्यूपाइड किया 1814 में। ये पूरा पूरा जो एलाइड फोर्सेस थे सभी के सभी मिलकर के। एंड नेपोलियन वाज फोर्स्ड टू बी द एब्डिकेट। और वहां पर में नेपोलियन को एक तरह से एब्डिकेट करने के लिए ना फोर्स किया गया। ही वाज एब्डिकेट टू द आइलैंड ऑफ इलिबा। कहते कि ना कि ये एब्डिकेट हुए कहां पे, तो आइलैंड ऑफ इबा में। नो नेपोलियन हाउएवर द रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिज डिफीट। कहते कि नेपोलियन ने वैसे अपना हार नहीं माना था उस समय में। एंड ही गैदर अ स्मॉल आर्मी विथ विच ही मार्च टू बी द बेल्जियम। इन्होंने क्या किया, एक तरह से मतलब गैदर किया कुछ आर्मी को बेल्जियम में, और वहां से वो मार्च किया, वहां से वो अपने आर्मी को एक तरह से गैदर करके फिर स्मॉल आर्मी को लेकर के वो कहां की तरफ चला, तो बेल्जियम की तरफ चला। बट ही वॉज डिफीटेड वंस। लेकिन फिर उनको एक बार हार की मुंह देखनी पड़ी, कहां पे, अगेन इन द बैटल ऑफ द वाटरलू इन 1815 में। तो 1815 में जब लड़ाई हुई थी वाटरलू की, तो उस 1815 में एक तरह से उनको फिर से हारना पड़ा था। एंड दिस बैटल सेटर्ड द नेपोलियंस ड्रीम ऑफ द रिटर्निंग टू बी द पावर। और इसी लड़ाई के बाद में ना, ये नेपोलियन का जो पूरा का पूरा ड्रीम था, सपना था, वो पूरा का पूरा सपना जो था वो खत्म हो चुका था। एंड द ब्रिटिश एक्सिल द नेपोलियन टू बी द आइलैंड ऑफ द सेंट हेलेना। फिर ब्रिटिश ने क्या किया, नेपोलियन को एक तरह से आइलैंड ऑफ सेंट हेलेना जो था वहां पर उनको रख दिया। एंड वेयर ही डाइड इन 1821। और वहीं पर में 1821 में आकर के जो नेपोलियन था वो डेथ कर गया।
तो ये सारा का सारा पॉइंट आपका रिलेटेड दिस चैप्टर से आपका था पूरा का पूरा कंप्लीट। ओके।